हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सी प्लस प्लस सीखने की इस सीरीज में। तो इस पूरे सी प्लस प्लस की सीरीज में हम लोग जानेंगे सी प्लस प्लस के फंडामेंटल्स के बारे में, लूपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, स्टेटमेंट्स के बारे में। फिर हम स्टार्ट करेंगे एरे रिलेशन है, फंक्शन रिलेशन है, और इसके अलावा ऊप्स कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस के, जैसे कि उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग सीखेंगे, और उसके अलावा फाइल हैंडलिंग हम लोग कवर करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें कोशिश की जाएंगी कि जितनी भी सी प्लस प्लस में होती हैं वो तमाम चीज़ें हम लोग कवर कर पाएँ। तो आज आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इज अ जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि सी प्लस प्लस क्या है, एक जनरल पर्पज है, जनरली यूज होने वाली लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, मेन होगा, उसी के थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको ऑलरेडी जैसा कि मालूम है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, और पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। ये तमाम जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के होते हैं। तो ये तमाम चीजें हमारा सी प्लस प्लस कवर करता है। C++ developed by Bern Stroustrup in 1979 at AT&T Bell Labs। यानी कि इसको डेवलप किया था बर्न स्ट्रोस्ट्रप ने 1979 में एट AT&T Bell लैब प्रयोगशाला में। इसको 1979 में बर्न स्ट्रोस्ट्रप ने डेवलप किया था। इसके अलावा सी प्लस प्लस क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, तो केस सेंसिटिव का मतलब होता है जैसे अगर हमने कोई कमांड इसका हैश इंक्लूड, तो ये मैंने स्मॉल लेटर में लिखा, अगर आपने इसको कैपिटल इंक्लूड लिख दिया इस तरीके से, आई कैपिटल कर दिया, तो ये नहीं चलने वाला। तो इसलिए केस का अच्छा खासा हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में लिखना है कोड, और अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखना होता है। C++ is considered to be an intermediate language। यानी कि C++ को इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहा जाता है। अब इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्या होता है, देखिए, एक लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जनरली दो तरीके की लैंग्वेज हुई। फर्स्ट हो गई लो लेवल लैंग्वेज, और सेकंड जो होती है वो कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग क्या डेवलप करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज जो होती है उनके थ्रू सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप किए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब दोनों में क्या फर्क आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हार्डवेयर बेस्ड होते हैं, यानी कि हार्डवेयर मशीन के लिए बनाए जाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा यूजर बेस्ड होते हैं, यानी कि यूजर के लिए जो ऐप वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं उसी को एप्लीकेशन बोलते हैं। तो यूजर के लिए जो सॉफ्टवेयर हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डेवलप होते हैं, और वो डेवलप किए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू। लेकिन हमारा सी प्लस प्लस इन दोनों को कवर करता है, यानी कि सी प्लस प्लस के पास लो लेवल लैंग्वेज के भी फीचर हैं, और सी प्लस प्लस के पास में हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर अवेलेबल होते हैं। यानी कि सी प्लस प्लस के थ्रू हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर पाते हैं, और सी प्लस प्लस के थ्रू हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर पाते हैं। इसीलिए इसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी कहा जाता है, यानी कि दोनों के बीच वाला, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में, यानी कि जिसके अंदर दोनों लैंग्वेजेस की फीचर्स अवेलेबल होते हैं। एज इट इनकैप्सुलेट्स बोथ हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज फीचर्स। यानी कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्यों बोला गया, क्योंकि इसके पास में हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर अवेलेबल होते हैं। इनिशियली इट वाज कॉल्ड सी विथ क्लासेज। यानी कि स्टार्टिंग में इसका नाम सी प्लस प्लस नहीं था। स्टार्टिंग में जब डेवलप किया था AT&T बेल लैब में बर्न स्ट्रोस्ट्रप और उनकी टीम ने 1979 में, तो उस टाइम इसका नाम था सी विथ क्लासेज, एज it had all the properties of the C language with an additional concept of classes। यानी कि जिस लैब के अंदर C लैंग्वेज डेवलप हुई है AT&T बेल लैब में, उसी लैब के अंदर बाद में C लैंग्वेज में कुछ नए फीचर्स ऐड हुए, और वो नए फीचर क्या थे, क्लासेज का कॉन्सेप्ट, यानी कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट नए ऐड हुए। इसलिए स्टार्टिंग में हमने इसका नाम क्या दिया था, सी विथ क्लासेज, यानी कि इसका नाम कहा गया सी विथ
classes. However, it was renamed C++ in 1983. बाद में 1983 में नाम बदल कर क्या हो गया, C++ हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ C++ प्रोग्राम, यानी कि एक C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होगा और किस तरीके से प्रोग्राम हमें नजर आता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर एक हमारा ये है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि जो C++ लैंग्वेज है वो क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए जो एक कोडिंग लिखी गई है इसको आपको इसी तरीके से लिखना होगा, जैसे इंक्लूड अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिखना होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, और सॉफ्टवेयर जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं C++ में, बोरलैंड और टर्बो सी, यानी कि आप अगर हमारे कोड को बोरलैंड सॉफ्टवेयर पे एडिटर पे चलाएंगे तो तब भी चलेगा, और अगर टर्बो सी के रन करेंगे हमारे प्रोग्राम को तो वहां भी ये रन सक्सेसफुली हो जाना है। तो हम दो चीजों को कवर करेंगे कोर्स के मुताबिक, एक बोरलैंड और एक है टर्बो सी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे कोडिंग को कवर करने वाले हैं। तो वन बाय वन लाइन वाइज हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे है हैश, तो हैश क्या कहलाता है, सी और C++ में इस हैश को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का मतलब है प्रोसेसिंग से पहले जो अपना काम कर रहा है वो प्री प्रोसेसर है, ठीक है। तो हैश जो होएगा उसको हम लोग प्री प्रोसेसर सिंबल कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्लूड। अब इंक्लूड क्या होता है, एक डायरेक्टरी होती है। तो डायरेक्टरी क्या होता है, देखिए जिसको हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, यानी कि जहां ग्राफिक्स का यूज होता है वहां पे जिसे हम लोग बोलते हैं फोल्डर, उसी को कमांड यूजर इंटरफेस यानी कि CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे डॉस है और आपका लिनक्स है, तो इन सब में क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी कहा जाता है। तो डायरेक्टरी मीन्स क्या है, फोल्डर। तो जितने भी हमारी हेडर फाइल्स होती हैं वो सारी एक फोल्डर के अंदर अवेलेबल होते हैं। उस फोल्डर का क्या नाम होता है, इंक्लूड। यानी कि जितने भी हेडर फाइलें होती हैं वो सारी हेडर फाइल हमारी इंक्लूड फोल्डर के अंदर अवेलेबल होती हैं। जैसे आप जावा अगर जानते हैं तो जावा में आप जानते हैं कि जितने लाइब्रेरी फंक्शंस या मेथड्स होते हैं वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, पैकेज के अंदर अवेलेबल होते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या होता है, जितने हमारे फंक्शन यूज होने वाले हैं प्रोग्राम में वो सारे इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर ही अवेलेबल होते हैं। तो include is a directory and all the header files like conio.h, iostream.h, etc. are kept in it। यानी कि include एक फोल्डर होता है, जितनी भी हेडर फाइलें होती हैं चाहे वो conio.h हो, iostream.h हो, ctype.h हो, math.h हो, string.h हो, graphics.h हो, तो ये जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं वो सारी किसके अंदर रहेंगी, इंक्लूड फोल्डर के अंदर अवेलेबल होती हैं। अब फिर अंदर क्या लिखा है मैंने, iostream.h यानी कि इनपुट आउटपुट stream.h। अब .h क्या होता है, किसी भी हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है .h। जैसे C++ का एक्सटेंशन क्या होता है, .cpp C++ का एक्सटेंशन होता है, और C लैंग्वेज का क्या होता है, .c होता है। ऐसे जावा क्या क्या होता है, .java होता है। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है .h, यानी कि जिन भी फाइल के लास्ट में .h लगा होगा तो वो कौन सी फाइल्स हैं, हेडर फाइल हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम दो हेडर फाइल का यूज कर रहे हैं, एक है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम .h हेडर फाइल का, और दूसरा है कोनियो यानी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी भी प्रोग्राम में क्या केवल यही दो हेडर फाइल यूज होने वाली है, नहीं। अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हम लोग 5, 10, 15, 20 कितनी भी हेडर फाइल यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्रामिंग हमारी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो जरूरत होंगी हमारी हेडर फाइल की हम प्रोग्राम में यूज करते जाएंगे। तो फिलहाल अभी के क्वेश्चन पे हमारा दो हेडर फाइल मैंने यूज करी, iostream.h और conio.h। तो इंक्लूड क्या है, एक डायरेक्टरी है एंड ऑल द हेडर फाइल्स लाइक conio.h, iostream.h आर केप्ट इन इट, यानी कि इंक्लूड फोल्डर हो गया और जितनी हेडर फाइल होती है इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। अब पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, देखिए हैश इंक्लूड iostream.h, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, दिस लाइन इंक्लूडेस द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड which includes the header file iostream.h in the program।
जनरली क्या है, देखिए कोई भी जो हेडर फाइल है वो इंडिपेंडेंटली अकेले रन नहीं होती है। जैसे iostream.h है या conio.h है, आप अकेले iostream.h फाइल को रन नहीं कर सकते हैं, आप अकेले conio.h फाइल को भी रन नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी हेडर फाइल को रन करने के लिए हमें उस हेडर फाइल को किसी सोर्स कोड के साथ में, यानी कि C++ के किसी प्रोग्राम के साथ में अटैच करना होता है। जैसे इस प्रोग्राम में हमने सचिन तेंदुलकर हमको प्रिंट करना है सपोज आउटपुट स्क्रीन पे, तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, हेडर फाइल को इस प्रोग्राम के साथ में हमें अटैच करना होगा। क्योंकि जनरली जो हेडर फाइल है, देखिए वो क्या है, अगर मैं इसको समझूं तो हेडर फाइल जैसे सपोज एक हमारी ये सोर्स फाइल होगी, ठीक है, ये सोर्स कोड होगा जहां पे मैं कोडिंग लिखूंगा। हेडर फाइल सपोज ये है। अब ये हेडर फाइल जो सेकंड वाली, ये इंडिपेंडेंटली अपने आप रन होने वाली नहीं है, तो इसको रन होने के लिए कहाँ पे हमको इसको इंसर्ट करना होगा, इसको हमें किसी सोर्स के कोड के साथ में, जहां पे हम C++ का प्रोग्राम लिखने वाले हैं उसके साथ अटैच करना कंपलसरी होता है, तभी ये रन होता है, अदरवाइज ये रन नहीं होता है। और हेडर फाइल क्या है भाई, हेडर फाइल होती है कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, यानी कि जहां पे पहले से बने हुए फंक्शंस का जो कलेक्शन है उसी को हमने क्या बोला, हेडर फाइल बोला। जैसे जावा में सारे फंक्शंस इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, किसी पैकेज के अंदर होते हैं। जैसे हम लोग स्कैनर क्लास का पैकेज यूज करते हैं, स्कैनर यूटिल पैकेज यूज करते हैं, सॉरी, तो यूटिल पैकेज में क्या है, स्कैनर क्लास होता है, कैलेंडर क्लास होता है, तो ये सारे क्या आ जाते हैं, हमारे जावा प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाते हैं। ऐसे ही हमको सी या C++ लैंग्वेज के अंदर अगर पहले से बनी हुई जो फंक्शंस हैं उनको यूज करना है, तो उस फंक्शन से रिलेटेड हेडर फाइल को प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखना कंपलसरी होता है। तो हेडर फाइल अपने आप रन नहीं होती हैं, उन्हें रन करने के लिए किसी न किसी सोर्स कोड के साथ में अटैच करना कंपलसरी होता है। तो ऐसे इंक्लूड iostream.h का मतलब क्या हुआ, this line includes the preprocessor directive include which includes the header file iostream.h in the program। यानी कि अगर हमें प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि इनपुट और आउटपुट एक्टिविटी को अप्लाई करना है, तो ये हेडर फाइल का होना कंपलसरी होता है। अगर ये हेडर फाइल हम यूज नहीं करेंगे तो हम अपने C++ के प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट एक्टिविटी को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हर प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट तो होता ही होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, आईओ स्ट्रीम लगभग हमें 99.9% केसेज में हमेशा यूज करना ही करना है। द हेडर फाइल iostream.h is used in every C++ program to implement इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज। अगर हमें प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज को इंप्लीमेंट करना है तो iostream.h हेडर फाइल को यूज करना होता है। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, इस पूरी लाइन के थ्रू हम लोग इंक्लूड फोल्डर के अंदर जो iostream.h हेडर फाइल है उसको इस सोर्स कोड के साथ में अटैच कर देते हैं। और हेडर फाइल क्या काम करता है, उस अपने फाइल के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं इस सोर्स कोड के साथ अटैच करवा देता है। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, इंक्लूड conio.h। ये भी सेम ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे iostream.h हेडर फाइल को अगर प्रोग्राम के साथ अटैच करना है तो हमने ये लाइन लिखा है, ऐसे conio.h यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल को अगर प्रोग्राम के साथ अटैच करना है तो हमें ये लाइन को लिखना होता है। अब हम बात करते हैं conio.h का क्या काम होता है। इसका बेसिकली जो काम है वो टर्बो सी IDE में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अगर हम C++ का प्रोग्राम बना रहे हैं तो कोनियो को लिखना जरूरी हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग जैसे बोरलैंड पे मैं आपको ज्यादातर प्रैक्टिस कराऊंगा, तो बोरलैंड सॉफ्टवेयर 5.02 हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम कोनियो हेडर फाइल का यूज नहीं भी करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाने वाला है। लेकिन अगर हमारा जो एडिटर है वो टर्बो सी है तो इसका होना भी जरूरी होता है। अब इसके अंदर दो स्पेशली फंक्शंस होते हैं जिनका मोस्टली यूज किया जाता है। फर्स्ट आता है CLR यानी कि क्लियर स्क्रीन। तो इसका क्या काम होता है, दिस इज यूज्ड टू क्लियर द प्रीवियस आउटपुट इन द आउटपुट विंडो। यानी कि इसका काम क्या है, जो पिछले प्रोग्राम का आउटपुट हमें आउटपुट विंडो में डिस्प्ले हो रहा है ये उस आउटपुट को क्लियर कर देता है और हमेशा हमें एक फ्रेश आउटपुट विंडो ऑब्टेन कराता है, जिससे केवल जो करंट प्रोग्राम है उसी का आउटपुट हम लोग आउटपुट विंडो में देख पाते हैं।
प्रीवियस वाले प्रोग्राम का आउटपुट विंडो में नहीं देख पाते हैं। तो अगर हम इसका यूज अपने प्रोग्राम में ना करें तो हमें प्रीवियस आउटपुट विंडो में नजर आएगा, प्लस इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट भी हमें आउटपुट विंडो में नजर आता है। सेकेंड आता है गेट सी एच। इसका क्या काम होता है, देखिए गेट कैरेक्टर इसको बोलते हैं। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू होल्ड द आउटपुट विंडो, अदरवाइज व्हेन वी रन our code it will display the output window for just a fraction of seconds। जनरली क्या होता है, जो आउटपुट आता है काफी तेजी के साथ आता है टर्बो सी पे, ठीक है। अगर मैं गेट सी एच का यूज नहीं करूंगा तो यानी कि इतने कम फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए हमें आउटपुट दिखाई देगा, हम लोग उसको कैच भी नहीं कर पाएंगे कि आया क्या था। तो गेट सी एच क्या करता है, उस आउटपुट विंडो को होल्ड कर देता है, रोक देता है, और जैसे रोकेगा बाद में हम इजी वे पे उसको रीड कर लेते हैं। सो इट इज नेसेसरी टू यूज इट। तो इसलिए आउटपुट विंडो को अगर होल्ड करना है तो इसका होना कंपलसरी होता है। इफ वी वांट टू होल्ड आवर आउटपुट स्क्रीन, अगर हम लोग आउटपुट स्क्रीन को रोकना चाहते हैं तो इसको यूज करना प्रोग्राम में जरूरी है। तो मैंने स्पेशली आपको बताया कि ये दो फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कब, जब हम टेक्स्ट एडिटर के फॉर्म पे क्या यूज करेंगे, टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है। अगर हम लोग बोलेंड यूज कर रहे हैं तो ये दो फंक्शन अगर नहीं भी यूज करेंगे या इस हेडर फाइल का यूज नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। नेक्स्ट आते हैं वॉइड मेन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए वॉइड होता है एक रिटर्न कीवर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है कोई भी फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। शायद आज थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो जब हम लोग फंक्शन लेसन पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा अच्छा हम कवर कर पाएंगे कि वॉइड का मतलब क्या होता है। तो अभी के केस में आप यूं समझिए, एक रिटर्न टाइप है जिसका मतलब होगा कि मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। अब मेन क्या है, देखिए मेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। हर सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, तो इसलिए इस फंक्शन का होना कंपलसरी है, यानी कि ये हमारे प्रोग्राम में हमेशा यूज होना है। दिस लाइन इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द मेन फंक्शन। The main function is the point by where all C++ program begin their execution। यानी कि कोई भी C++ प्रोग्राम अपना स्टार्टिंग कहां से करता है, मेन फंक्शन से करता है। void is the keyword used to specify the return type of any function। यानी कि void क्या है, एक कीवर्ड है जो किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप को इंडिकेट करता है। तो अगर कोई भी फंक्शन से हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करानी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, void, ठीक है। बाकी जैसे कई लोग ये सोच रहे हो अगर void ना लिखें तो क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट अगर किसी फंक्शन से पहले रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा जाता है तो उसको INT वो मान लेता है। तो ये हम जब अभी प्रैक्टिकली प्रोग्राम को रन करेंगे एडिटर पे तो वहां पे हम सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब आते हैं ये कर्ली ब्रेसेज। ये क्या होता है, ये स्कोप बताता है। हमारा स्कोप का मतलब क्या है, एक रीजन बताता है कि भाई प्रोग्राम का जो दायरा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये स्कोप के लिए यूज हम करेंगे, ठीक है। CLR SCR क्या हो रहा है, क्लियर स्क्रीन के लिए यूज होता है, यानी कि प्रीवियस आउटपुट विंडो जो है उसको क्लियर करने के लिए इसका यूज करते हैं, और स्पेशली कहाँ पे यूज होता है, टर्बो सी एडिटर पे यूज होता है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, देखिए सी आउट सचिन तेंदुलकर। ये पूरी लाइन को अगर हम समझें, यहाँ सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आउटपुट ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू अगर हमें कोई आउटपुट टर्मिनल विंडो पे कुछ भी चीज अगर प्रिंट करानी है तो उसे हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिख लेंगे। डबल कोट्स के अंदर जैसा भी होगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पे ठीक वैसी ही चीजें प्रिंट हो जाती हैं। तो दिस स्टेटमेंट प्रिंट द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग सचिन तेंदुलकर इनटू आउटपुट स्क्रीन, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन मॉनिटर पे ये जो पूरी सेंटेंस होगा, पूरा स्टेटमेंट होगा, हमारा सचिन तेंदुलकर प्रिंट कर देता है। और प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, सचिन तेंदुलकर आएगा। जो सी आउट में लिखा है यही प्रोग्राम का आउटपुट होने वाला है, तो सचिन तेंदुलकर हमारे प्रोग्राम का आउटपुट हो जाएगा। तो सी आउट यहाँ पे हमारा क्या है, आउटपुट ऑब्जेक्ट होता है। गेट सी एच क्या है, गेट कैरेक्टर होता है, और आउटपुट विंडो को क्या करता है, होल्ड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, यानी कि हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब आप देखिए कोई भी सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम है, ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी एक और चीजें हैं इसमें बची हैं उसको कंफर्म करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आ जाते हैं, चलिए ठीक है, पूरा कंप्लीट था। तो सारी लाइनें हो गई हैं। तो अभी कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम क्या होता है, देखिए सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हमारा 3 स्टेप पे यहाँ पे खत्म होता है। पहला स्टेप क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, ये प्री प्रोसेसिंग स्टेप हमारा फर्स्ट हो गया। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट आता है प्री प्रोसेसिंग, सेकंड होता है कंपाइलेशन फेज,
थर्ड एंड लास्ट फेज जो होता है वो होता है लिंकिंग। यानी कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जब हम लोग रन कराते हैं, ठीक है, तो 3 स्टेप पे ये रन होता है। फर्स्ट आता है प्री प्रोसेसिंग, सेकेंड होता है कंपाइलेशन, थर्ड होता है लिंकिंग। हम लोग इसको समझते हैं। देखिए प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो प्रोग्राम में टॉप पे हम लोग दो ये फाइल यूज कर रहे हैं, ये क्या है, हेडर फाइल। हेडर फाइल अपने आप कभी भी रन नहीं होता है, ठीक है, उसको रन करने के लिए क्या करना होता है, किसी सोर्स कोड के साथ में अटैच करना होता है। अब हमारा सोर्स कोड क्या है, हमारा सोर्स कोड तो ये है, ठीक है, ये पूरा सोर्स कोड हो गया। तो हम इस सोर्स कोड के साथ पहले अपनी इस हेडर फाइल को क्या करेंगे, अटैच कराएंगे, तभी हेडर फाइल क्या होगी, हमारा सोर्स कोड के साथ में लिंक होगी। अब जब हम लोग ये दो लाइनें लिखेंगे तो हमारी जो istream.h और conio.h हेडर फाइल है वो हमारे इस प्रोग्राम के साथ में अटैच हो जाता है। अब इस दौरान क्या होता है, जितने भी हेडर फाइल के अंदर कोडिंग होती है वो हमारे इस प्रोग्राम के साथ में अटैचमेंट कर लेती है अपने आप को। तो इसी को हम लोग प्री प्रोसेसिंग फेज बोलेंगे, जिस दौरान क्या होता है, प्रोग्राम के एक्चुअल कंपाइलेशन से पहले एक प्री प्रोसेसिंग हो रही, हेडर फाइल का अटैचमेंट हो रहा है और भी कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे सपोज उसको रेडी करना है किसके लिए, कंपाइलेशन के लिए। तो ये सारी चीजें जो आएंगी प्री प्रोसेसिंग फेज के अंदर कवर हो जाती हैं। फिर आता है कंपाइलेशन। अब कंपाइलेशन की जरूरत क्यों है, देखिए आप ऑलरेडी जानते हो कि भाई मशीन क्या अंडरस्टैंड करता है, हमारा 0 1, ठीक है, मशीन को केवल दो चीजें समझ में आनी है, 0 1, इसके अलावा कुछ भी उसको अंडरस्टैंड नहीं होता। और हमारा प्रोग्राम किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में, अभी इंग्लिश लेटर्स में लिखा गया तो हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हम सीधे अगर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन के अंदर एंट्री कर देंगे तो मशीन को हमारी हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आने वाली नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेगा हमारा मशीन। जब अंडरस्टैंड करेगा फिर हमको आउटपुट ऑब्टेन कराएगा। तो हमारा जो यहाँ पे कंपाइलर यूज होगा, ठीक है, तो हम लोग कंपाइल करने के लिए कंपाइलर का यूज करेंगे। तो कंपाइलेशन के दौरान क्या होता है, जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज कोड होता है वो एक मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। यानी कि एक फाइल बनती है यहाँ पे, और वो फाइल कौन सी होती है, .obj वाली फाइल, यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है। कंपाइलेशन के दौरान एक फाइल क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट फाइल कहा जाता है, ठीक है। वैसे कंपाइलेशन कई बार क्या होता है, डबल स्टेप पे होता है। पहले क्या होता है, जैसे कंपाइलर क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बाद में फिर उस असेंबली लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो दो स्टेप पे होता है जनरली कंपाइलेशन प्रक्रिया। तो इस स्टेप के दौरान क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप कंपाइलेशन के दौरान हमारा सोर्स कोड ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होता है। और फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग में हेडर फाइल्स अटैचमेंट होता है सोर्स कोड के साथ। और सेकंड स्टेप कंपाइलेशन में क्या होता है, हमारा सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, अब इस ऑब्जेक्ट फाइल के साथ कुछ हमारी लाइब्रेरीज अटैच हो जाती सी प्लस प्लस की, और फिर क्या होता है, exe फाइल डेवलप होती है। तो लिंकिंग के दौरान exe फाइल डेवलप होती है। exe फाइल किससे डेवलप होगी, ऑब्जेक्ट फाइल के थ्रू exe फाइल डेवलप होती है। तो ऑब्जेक्ट फाइल में कुछ लाइब्रेरीज अटैच हो जाती हैं और एक नई फाइल बनेगी एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है, यही एग्जीक्यूट होती है और फाइनली हम लोगों को क्या मिलता है, आउटपुट। तो इस तरीके से हमारा जो C++ प्रोग्राम है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। फर्स्ट होगा प्री प्रोसेसिंग, सेकेंड होगा कंपाइलेशन, थर्ड होता है लिंकिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन C++। यानी कि C++ में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कैसे होंगे। तो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस आर सपोर्टेड बाय द इज स्ट्रीम, ठीक है, आई स्ट्रीम मतलब इनपुट स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम क्लासेज। यानी कि अगर हम अपने प्रोग्राम में इनपुट करना चाहते हैं, इनपुट का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से अगर कोई डेटा हमें ऑब्टेन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इनपुट लेना होगा हमें। और अगर कोई डेटा हमें आउटपुट विंडो पे प्रिंट करना है तो क्या करना होगा, आउटपुट करना होगा। तो इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस का यूज किया जाता है डेटा को इनपुट या आउटपुट करने के लिए। द प्रीडिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स फॉर इनपुट आउटपुट आर। अब पहले से बने हुए कुछ ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं C++ में,
जिसका नाम है सी आउट और सीन। स्पेशली दो ये ऑब्जेक्ट हैं, तो आउटपुट यूज करने के लिए हम लोग सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और इनपुट के लिए किसका यूज करेंगे? इनपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं सी इन ऑब्जेक्ट का। तो पहले हम बात कर लेते हैं सी आउट ऑब्जेक्ट क्या होता है। द आइडेंटिफायर सी आउट इज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम क्लास दैट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम इन सी प्लस प्लस। यानी कि कोई भी अगर हमें आउटपुट अप्लाई प्रिंट करना है आउटपुट विंडो पे, तो हम लोग सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। सी आउट का जो फुल फॉर्म है उसका मतलब होता है कंसोल आउटपुट। सी आउट सेंड्स ऑल आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। यानी कि अगर आप सी आउट के बाद कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ सी आउट लिखा और यहाँ लिख दिया ए, तो जो ए के अंदर वैल्यू होगी वो कहाँ पहुंच जाएगी? आउटपुट विंडो के ऊपर पहुंच जाएगी और ए की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। इमेजिनेशन कर लिए जैसे इंट ए है, इसकी वैल्यू मैंने 15 लिखी और सेकेंड लाइन पे लिखा सी आउट ए, तो मेरा आउटपुट विंडो पे ए की वैल्यू यानी कि 15 प्रिंट हो जाती है। तो जब कभी भी हम लोग आउटपुट विंडो से कोई भी आउटपुट अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा? सी आउट, फिर डेटा। डेटा क्या होगा? कोई भी वेरिएबल, कांस्टेंट या स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, जैसे इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे ये यूज करा है, तो ए क्या है? एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यू हम लोग आउटपुट विंडो पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर लेंगे। एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखिए सी आउट ए, यानी कि ए क्या है? एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू थी 15, हमने आउटपुट विंडो पे प्रिंट कर दिया, तो यानी कि ए की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा? सी आउट, डबल कोट्स के अंदर लिखा मैंने सचिन तेंदुलकर, तो ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। सी प्लस प्लस, सी और जावा लैंग्वेज में क्या होता है, अगर कोई कैरेक्टर होता है तो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। जैसे अगर आपको आर को लिखना है तो ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे क्योंकि कैरेक्टर है। अगर आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना है, जैसे सपोज आपने सचिन तेंदुलकर या राज या राजेश कुछ भी हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसको डबल कोट्स के अंदर। अब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग सामान्य भाषा में शब्द बोलते हैं, वर्ड, WORD, उसी को यहाँ पे स्ट्रिंग कहा जाता है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग हुआ, तो स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर, कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर, और अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, ठीक है, तो उसको विदाउट कोट्स यूज किया जाता है। जैसे ए है, न्यूमेरिक वैल्यू थी इसके अंदर, तो हमने इसको ऐसे, तो फिलहाल वेरिएबल तो वैसे भी विदाउट कोड यूज होगा, तो न्यूमेरिक वैल्यू को विदाउट कोड, कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर और स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। तो सचिन तेंदुलकर एक हमारी स्ट्रिंग है, तो इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। नेक्स्ट आता है हम लोग, सेकेंड आता है आउटपुट ऑपरेटर। अब जब भी हम लोग सी आउट का यूज करते हैं तो इसके बाद आप देखते होंगे दो ये सिंबल यूज किए जाते हैं, तो इसको बोला जाता है आउटपुट ऑपरेटर। तो ये आउटपुट ऑब्जेक्ट के साथ आउटपुट ऑपरेटर यूज होगा और इनपुट ऑब्जेक्ट के साथ में इनपुट ऑपरेटर का यूज होता है। तो इनपुट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सी इन, यानी कि अगर आपको वैल्यू इनपुट करानी है, ठीक है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, तो वैल्यू इनपुट करने के लिए सी इन ऑब्जेक्ट का यूज होता है। और अगर वैल्यू हमें प्रिंट करानी है आउटपुट विंडो पे, तो सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ में आउटपुट ऑपरेटर का यूज होगा और सी इन ऑब्जेक्ट के साथ में इनपुट ऑपरेटर का यूज होता है। द आउटपुट ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रीम इंसर्शन और पुट टू ऑपरेटर, यानी कि इसका एक और नाम होगा स्ट्रीम इंसर्शन या पुट टू ऑपरेटर कहा जाता है। इट डायरेक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ ए वेरिएबल ऑन इट्स राइट टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्या कर रहा है? किसी भी कंटेंट्स को आउटपुट विंडो पे प्रिंट करता है। तो सीन ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो सीन ऑब्जेक्ट इज एन इनपुट स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट टाइड टू स्टैंडर्ड इनपुट, यानी कि जो सीन ऑब्जेक्ट होता है वो इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होता है और किसके साथ टाइड होता है, यानी कि किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट के साथ, यानी कि कीबोर्ड के साथ में कनेक्टेड होता है। सीन स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट, इसका पूरा नाम कंसोल इनपुट होगा। सीन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कि ये कीबोर्ड से कोई भी डेटा हम लोग इनपुट करेंगे तो उसको ऑब्टेन करने का काम करता है। और कैसे करता है, अभी जब प्रोग्राम में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहां देख लेंगे, तो अभी तो थ्योरी स्टाइल का है, तो थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं। तो सिंटेक्स अब कैसे यूज होगा? सी इन, ठीक, उसके बाद फिर वेरिएबल का नाम, जैसे अगर हमको कोई वैल्यू लेनी है वेरिएबल ए के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा? सी इन ए। तो अब यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो किसको मिलने वाली है? ए को मिलने वाली है। ठीक है, हेयर सी एच, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में सी एच वेरिएबल का यूज किया गया है,
तो ch क्या एक वेरिएबल है। इनपुट ऑपरेटर, अब इनपुट ऑपरेटर क्या होगा भाई, इनपुट लेने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट कौन सा यूज करते हैं, इनपुट ऑब्जेक्ट, और इनपुट ऑब्जेक्ट कौन है, सी इन है। तो सी इन ऑब्जेक्ट के साथ जो ऑपरेटर यूज होता है वो क्या है, इनपुट ऑपरेटर कहलाता है। तो इनपुट ऑपरेटर इज आल्सो नोन एन एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम ऑपरेटर, इसको गेट फ्रॉम या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो और ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से डेटा को ऑब्टेन करता है और किसी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देता है। तो अब हम इस स्ट्रक्चर प्रोग्राम को, C++ के प्रोग्राम को अब स्पेशली टर्बो सी या बोललैंड सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग बोललैंड सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम लोग C++ के फर्स्ट प्रोग्राम को रन करने वाले हैं। इसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पे मैं अपना सोर्स कोड को लिखूंगा, फिर लिखने के बाद उसे कंपाइल करके हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं C++ के प्रोग्राम को रन करने के लिए 3 कंपाइलर्स का यूज करता हूँ, 3 सॉफ्टवेयर का यूज करता हूँ। तो उनमें पहला है बोरलैंड BCW, जो ये है बोरलैंड 5.02 वर्जन मेरे कंप्यूटर सिस्टम में लोड है। मैं यूज करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं यहाँ पे भी अपने C++ के प्रोग्राम रन करता हूँ। उसके अलावा टर्बो C++ मेरे पास में है, इस सॉफ्टवेयर का भी यूज मैं C और C++ के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए करता हूँ। तो पहले हम लोग बोरलैंड की बात कर लेते हैं। तो मैं जब भी बोरलैंड पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये एक हमारा एडिटर आ गया है। यहाँ पे मैं सोर्स कोड को अपना पहले से लिख लिया हूँ, ठीक है। तो इसी जगह पे हम लोग C++ का प्रोग्राम करेंगे। मोस्टली मेरे जो प्रोग्राम्स आपको समझाए जाएंगे वो इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर होंगे, बोरलैंड के ऊपर होंगे। 5.02 वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे ऊपर क्या है, हेडर फाइल है, ठीक है। हेडर फाइल ये iostream.h हेडर फाइल हमने यूज करा है, और सेकंड पे है conio.h, void main, clr cout और getch, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ऑलरेडी मैं इन सारी चीजों को आपको क्लियर कर चुका हूँ। देखिए जैसे ही हम लोग सोर्स कोड लिख लेंगे, अब मेरे को क्या करना होगा, इसको कंपाइल करना होगा। तो कंपाइल करने के लिए क्या करना होगा, Alt प्लस F9, यानी कि कीबोर्ड से Alt प्लस F9 बटन अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये कंपाइल हमारा कोड हो जाता है। तो देखिए यहाँ कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो गया है, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग्स नहीं है, किसी भी लाइन पे एरर नहीं है। तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। तो कंपाइल करने के लिए हमें प्रेस करना होगा Alt प्लस F9 बटन का यूज करना होता है। अब प्रोग्राम को रन करना है, तो रन करने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस F9 बटन का अगर मैं प्रेस करता हूं तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाता है। तो देखिए आउटपुट में क्या आया, सचिन तेंदुलकर। तो जो हमने लिखा था वही सेम चीज क्या हो गई, आउटपुट। अब ये डबल कोट्स के अंदर अगर मैंने सचिन तेंदुलकर लिखा है तो सचिन तेंदुलकर प्रिंट होता है। अगर मैं यहाँ पे लखनऊ लिख लेता हूँ तो जो भी मैं मैसेज डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा, मेरा प्रोग्राम सेम उसी आउटपुट को डिस्प्ले करता है। तो देखिए लखनऊ डिस्प्ले हो गया है। तो बाकी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अगर मान लीजिए मैं मेन से पहले कुछ भी ना लिखूं तो रिटर्न टाइप क्या माना जाता है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। प्रोग्राम रन हो जाता है हमारा। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भाई जो हेडर फाइल होती है इनका कोई ऑर्डर नहीं होता है। अगर मैं चाहूं तो iostream बाद में यूज करूं, कोनियो पहले यूज कर लूं, तो हमारा प्रोग्राम फिर भी रन हो जाता है। तो बस हमें ये ध्यान रखना होता है, हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम के टॉप में होना चाहिए, इनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है प्रोग्राम में। अगर हम 2 हेडर फाइल यूज कर रहे हैं तो किसी भी ऑर्डर में उनको लिख सकते हैं। बाकी CLR CR का यूज यहाँ पे हमें पता नहीं चल पाएगा, बोललैंड पे नहीं भी लिखेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा रन होता है। CLR CR में मैंने बताया था प्रीवियस जो आउटपुट विंडो होता है उसको CLR CR क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। अगर हम CLR CR का यूज नहीं करेंगे तो प्रीवियस आउटपुट भी हमें डिस्प्ले होता है। तो देखिए अगर मैं देख रहा हूं तो यहाँ प्रीवियस आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रीवियस आउटपुट डिस्प्ले होता है, लेकिन किसमें, टर्बो सी सॉफ्टवेयर में डिस्प्ले होता है। बोरलैंड में अगर मैं CLR CR का यूज नहीं भी करता हूं तो हमारा प्रोग्राम प्रीवियस आउटपुट को डिस्प्ले नहीं करता है। तो बोरलैंड के लिए CLR SCR कंपलसरी नहीं है, लेकिन टर्बो सी में CLR CR का होना जरूरी होता है। तो अगले प्रोग्राम को हम लोग टर्बो सी में जब देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे क्या होना है। और बाकी हमारा प्रोग्राम क्या, ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होगा,
अगर मैंने इसको कैपिटल लेटर में लिखा है तो कैपिटल में ही लिखना है, और अगर स्मॉल में लिखूंगा तो स्मॉल में लिखना है। तो देखिए अभी प्रोग्राम रन हो रहा है, अगर मैं इसको CLR का C या कोई भी कैरेक्टर कैपिटल में लिख देता हूँ तो देखिए एरर आ गई। ठीक है, तो इसलिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हमें केस का ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से अब हमारा प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो आउटपुट क्या आया, जो भी मैं इसके अंदर लिखता हूँ सी आउट ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, वही सेम स्ट्रिंग हमारी आउटपुट में डिस्प्ले हो जाता है। अब हम बात करते हैं टर्बो सी पे प्रोग्राम कैसे रन होगा। तो टर्बो सी मैंने कंपाइलर पे क्लिक करा तो हमारा टर्बो सी सामने आ गया। देखिए ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम पहले से टाइप करके रखा हुआ है, जिससे हमारा टाइम अननेसेसरी वेस्ट ना हो पाए। तो यहाँ पे मैंने सचिन तेंदुलकर लिखा, फिर से मैं रन करूंगा। कंपाइल करने का तरीका वही, Alt+F9, रन करने के लिए Ctrl+F9, या हम रन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी रन हो जाता है। देखिए Ctrl+F9, तो मैं इसको प्रेस कर लूंगा तो हमारा प्रोग्राम आउटपुट में सचिन तेंदुलकर प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए अगर मैं CLR का यूज ना करूं, जैसे मैंने कमेंट कर दिया या इसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ देखिएगा CLR का रोल आपको पता चल पाएगा। मैं Ctrl+F9 कर रहा हूँ तो देखिए मैं सचिन तेंदुलकर एक बार प्रिंट कर रहा हूँ, बट ये 2 टाइम्स आ रहा है। नेक्स्ट टाइम क्या आने वाला है, 3 बार आने वाला है। फिर अगली बार क्या आने वाला है, 4 बार आने वाला है। तो ये क्या हो रहा है, हो ये रहा है प्रीवियस आउटपुट जो प्रोग्राम है उनका आउटपुट भी हमको डिस्प्ले करता है। तो CLR क्या करता है, जितनी देर पे हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं उतनी देर में बैकग्राउंड पे हमारी टर्मिनल स्क्रीन को क्लियर करके रखे रखता है। तो पहले से यहाँ पे CLR, तो R मिस हो गया है, तो CLR अगर मैं लिखूंगा तो देखिए हमारा प्रीवियस आउटपुट क्या कर दिया, टर्मिनेट। बाकी अगर मैं गेट ch नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, देखिए गेट ch का मतलब मैंने बोला था गेट कैरेक्टर, यानी कि ये होल्ड करके रखता है हमारी आउटपुट विंडो को। तो अगर मैं गेट ch का यूज ना करूं, देखिए आउटपुट आ रहा है बट इतनी तेजी से आता है फ्रैक्शंस के लिए हम लोग उसको रीड भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए गेट ch क्या करता है, हमारी आउटपुट विंडो को होल्ड करके रखता है। तो ये प्रोग्राम हमारा हो गया है। तो इस तरीके से देखिए हम लोग अलग अलग प्रोग्राम को रन कर पाएंगे। अब टेक्स्ट एडिटर के तौर पे या सॉफ्टवेयर या आईडी के तौर पे मैं कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूँ, बोरलैंड को या टर्बो सी को। तो फिलहाल हमारे जो प्रोग्राम होंगे वो बोरलैंड में ही समझाए जाएंगे। तो उम्मीद है ये फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।